दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि जब देश में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ता गया तब सरकार ने मौत की सजा को हटाकर एक नया नियम लागू किया, जहां अब खतरनाक अपराधियों को एक प्रिजन आइलैंड पर भेज दिया जाता था। वैसे नाम से तो ये कोई पिकनिक स्पॉट लगता था, लेकिन ये कोई गोवा या मनाली की ट्रिप नहीं थी, बल्कि यहाँ का टिकट वन वे होता था और रिटर्न का ऑप्शन सिर्फ ऊपर वाले के पास था। यहाँ से भाग पाना नामुमकिन था क्योंकि पूरा आइलैंड बारूदी सुरंगों से घिरा था। चारों तरफ समुद्र और बीच में ये अकेला टापू। यहाँ पर आने जाने का भी सिर्फ एक ही रास्ता था और वो भी मिलिट्री के कंट्रोल में था। मतलब यहाँ से निकल पाना लगभग नामुमकिन। लेकिन फिर एक दिन इस आइलैंड के 40 खूंखार कैदियों के बीच में 3 खूबसूरत लड़कियों को भेज दिया जाता है ताकि वो कैदी उनके साथ रंगरलियां मना सकें। अब वो कैदी किस तरह उन लड़कियों के मजे लेते हैं और क्या वो लड़कियां उनसे बचकर निकल पाती हैं, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को दिखाते हुए होती है, जो लोगों से पूछ रहे थे कि प्रिजन आइलैंड के बारे में आपकी क्या राय है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सरकार का बेहतरीन फैसला है। अगर सभी क्रिमिनल्स एक आइलैंड पर बंद हो जाएंगे तो आम लोग सुरक्षित रह सकेंगे और सब क्रिमिनल्स जब एक जगह पर जमा होंगे तो वो वैसे भी एक दूसरे को खत्म कर देंगे। हमें पता चलता है कि 3 साल पहले एक नया कानून पास हुआ था। दरअसल पहले जो इंसान फर्स्ट डिग्री मर्डर करता था तो उसे सीधा फांसी मिलती थी, लेकिन फिर सरकार ने सोचा मजा नहीं आ रहा है, ये अपराधी तो एक ही झटके में मारे जाते हैं, इससे अच्छा है कि इनको किसी सुनसान आइलैंड पर भेजो और खुद से मरने दो। जिसके बाद सभी को एक टापू पर भेजा जाता है जिसका नाम था सैन बर्नार्डिनो, जो दुनिया भर में टर्मिनल आइलैंड के नाम से मशहूर है। यहाँ से भाग पाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये आइलैंड चारों तरफ से माइन फील्ड से घिरा हुआ है और एक छोटा सा रास्ता जो बोट्स के लिए है उस पर नजर रखती है मिलिट्री की डिस्ट्रॉयर शिप। वहीं न्यूज रिपोर्टर्स को एक फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें वो नए कैदियों की जिंदगी दिखाएंगे और उन नए कैदियों में सबसे पहले था बॉबी, जिसने 2 मिलियन की रॉबरी करी थी। ली फिलिप, जिसने एक बैंक उड़ा दिया था क्योंकि बैंक वालों ने उसका पैसा ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। फिर था एजे थॉमसन, जिसने एक पुलिस वाले को खत्म कर दिया था। बनी कैम्बल, जिसने अपने माँ बाप को फ्री फोकट में मार दिया। फिर आती है जॉयलैंड, जिसने अपने हस्बैंड को हनीमून पे पहाड़ से धक्का दे दिया। और आखिर में डॉक्टर नॉर्मन, जो एक सीरियल किलर था और जो अभी नई ताजा जेल गई थी। कॉर्मेन सिम्स, जो टॉयलेट पेपर चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचकर न्यूज चैनल वाले बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनको टीआरपी बढ़ाने के लिए एक नया मसाला मिल गया था। दूसरी तरफ हम कॉर्मेन को देखते हैं जिसे उस आइलैंड पर ले जाया जाता है। पुलिस उसके राइट्स पढ़ती है और कहती है कि या तो तू जल्दी ही मर जाएगी या ये सभी दिन रात तेरे साथ अपने बिस्तर गर्म करेंगे। वैसे भी हमने तुमको सरकारी रिकॉर्ड्स में मरा हुआ घोषित कर दिया है। अब कॉर्मेन वहाँ पर आते ही समुद्र के किनारे एक तैरती हुई डेड बॉडी को देखती है, जो देखकर उसे समझ आने लगता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। अब थकी हुई कॉर्मेन बीच पर बैठते वक्त नोटिस करती है कि एक आदमी चट्टानों के बीच से उसे घूर रहा था। फिर जब वह आदमी उसके पास आने लगता है तभी कॉर्मेन घबरा जाती है और जमीन पर रखी एक कुल्हाड़ी को उठाकर उस आदमी को डराने लगती है। पर तभी वो आदमी शांति से उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं, डॉक्टर नॉर्मन था। वो बताता है कि मैं हमेशा नए कैदियों का वेलकम करने आता हूँ। वो बताता है कि बाकी सभी कैदी एक कैंप में रहते हैं और यहाँ पर अब सिर्फ 40 लोग ही बचे हैं। मैं यहाँ पर जब पहली बार आया था तब 75 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे मारपीट की वजह से लोग कम होते गए। कॉर्मेन पूछती है कि यहाँ पर औरतें कितनी हैं? डॉक्टर कहता है कि बहुत कम, पर काश थोड़ी और होती। अब कॉर्मेन उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। वो समझ जाती है कि डॉक्टर क्या कहना चाहता है। दरअसल वो भी इंटीमेट होने के लिए कोई लड़की ढूंढ रहा था। कॉर्मेन पूछती है कि इन लोगों को किसने मारा? डॉक्टर कहता है कि यहाँ पर तो सभी क्रिमिनल्स हैं और ये सब साल एक दूसरे को मारते रहते हैं, बस मैं ही एक ऐसा हूँ जिसने कभी किसी को नहीं मारा। लेकिन कॉर्मेन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर अगली सुबह कॉर्मेन बिना डरे कैंप में घुस जाती है, जिसको देखकर सभी मर्द हैरान हो जाते हैं कि चलो एक और मिल गई बिस्तर गर्म करने के लिए। कॉर्मेन देखती है कि यहाँ पर 3 और लड़कियां भी हैं, जिनमें से एक थी ली, जिसने एक बैंक को उड़ा दिया था। दूसरी थी बनी, जिसने फ्री फोकट में अपने माँ बाप को मार दिया था। और आखिर में थी जॉय, जिसने हनीमून पे अपने पति को पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। वो देखती है कि सभी कैदियों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं और हर कोई अपना एक काम कर रहा है। इसी बीच वहाँ उनका लीडर बॉबी अपने असिस्टेंट मॉन्क के साथ एंट्री मारता है और जैसे ही उसकी नजर कॉर्मेन पर पड़ती है वो मॉन्क से कहता है कि जा इसे हैंडल कर। मॉन्क सीधा कॉर्मेन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है कॉर्मेन उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है, लेकिन मॉन्क उसे एटीट्यूड दिखाने लगता है। दरअसल वो बताना चाहता था कि यहाँ का असली बॉस कौन है। वो जबरदस्ती उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूने लगता है, पर तभी कॉर्मेन उसका हाथ हटा देती है और उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। वहीं गुस्से में मॉन्क
मॉन्क उसे जमीन पर फेंक देता है और उसके सर पर पैर रख देता है ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो। कहता है कि अब से हम जो काम करने के लिए बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कॉर्मेन चिल्लाकर लोगों से मदद मांगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ के लोगों को सिर्फ अपने से मतलब था। फिर शाम होते ही तीनों औरतें चुपचाप अपनी झोपड़ी में घुस जाती हैं, लेकिन तभी वो देखती हैं कि कॉर्मेन उनके गद्दे पर आराम से सो रही थी। वो लड़कियां उसे उठाती हैं और कहती हैं कि आज रात को बिस्तर गर्म करने की बारी तुम्हारी है। कॉर्मेन पूछती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो। औरतें बताती हैं कि यहाँ पर उन्हें इसी कमरे में रखा जाता है ताकि मर्दों के पास हमेशा औरतें अवेलेबल रहें, क्योंकि इस आइलैंड पर और कोई औरतें नहीं हैं। अब ये सुनकर कॉर्मेन घबरा जाती है और जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो कोई उसे जाने नहीं देता। वो औरतें कहती हैं कि हम यहाँ की सबसे कीमती चीज हैं, इसलिए हमें कहीं भी आजादी से जाने नहीं दिया जाता। अब ये सुनते ही कॉर्मेन गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि यहाँ का सिस्टम बहुत गंदा है और उसे इसे बदलना ही होगा। जिसके बाद वो सीधा बनी के पास जाकर उसके बाल खींच लेती है और उसे धमकाती है कि अगर तूने मुझे दोबारा छेड़ा तो मैं तुझे मार डालूंगी। वहीं ये सब देखकर दूसरी लड़कियां भी सोचती हैं कि ये तो बहुत खतरनाक लड़की है, इसलिए इससे बचकर रहना होगा। लेकिन फिर सुबह होते ही उसे भी दूसरों के साथ खेतों में उतार दिया जाता है। उसका काम था खेतों में बैल की जगह खुद जमीन जोतना और साथ ही मिट्टी खोदना। फिर दिन भर की मेहनत के बाद बॉबी पूछती है कि क्या किसी ने बॉबी और उसकी गैंग के खिलाफ खड़े होने की कोशिश नहीं की। ली कहती है कि हाँ, कुछ लोग उससे भिड़ने गए थे, लेकिन बॉबी उन सबसे बेहतर था तो वो सभी मारे गए। इसी बीच जॉय पानी मांगती है, लेकिन तभी वर्कर्स का हेड उसके मुंह पर पानी थूक देता है। जॉय इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से भाग जाती है। तभी एक कैदी ये देखकर उसे अपना पानी देता है, लेकिन तभी वर्कर्स का हेड गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। वहीं दूसरा वाला भी चुप नहीं रहता और सीधा चाकू निकाल लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन तभी बॉबी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर अगले दिन औरतें नया स्टोर हाउस बनाने का काम करती हैं, पर ये काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी काम करते करते कॉर्मेन के हाथ पर चोट लग जाती है। डॉक्टर उसकी मदद करने लगता है तो गार्ड उसे भगा देता है क्योंकि यहाँ पर किसी की मदद करना अलाउड नहीं था। फिर शाम को औरतें थककर जैसे ही सोने वाली होती हैं, तभी मॉन्क वहाँ पर आकर उनको ऑर्डर देता है कि सबको नाइट शिफ्ट करनी होगी, सिवाय बनी को छोड़कर, क्योंकि वो सिर्फ बॉबी के लिए काम करती थी। दरअसल यहाँ औरतों का सिर्फ एक ही काम था, दिन में खेत में मजदूरी करना और रात को बॉबी से अपने खेत में मजदूरी करवाना। फिर अगली सुबह सभी खाने के लिए लाइन में लगते हैं और लड़कियां सभी कैदियों को खाना दे रही होती हैं। लेकिन तभी वहां पर फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और एक कैदी उस लड़ाई में मारा जाता है, जिसके बाद बाकी कैदी उसकी बॉडी को उठाकर सीधा समुद्र में फेंक देते हैं और यही थी इसकी फ्यूनरल सेरेमनी। आगे कुछ कैदी और औरतें नदी के किनारे कपड़े धोने जाती हैं, लेकिन तभी उन पर हमला हो जाता है। वो भागे हुए कैदी उन पर टूट पड़ते हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जो बॉबी के खिलाफ खड़े हुए थे, जिनमें ये थॉमस नाम का आदमी इनका लीडर था और ये था उसका साथी कॉर्नल। वो लोग कैदियों को मार गिराते हैं और उन लड़कियों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं जब बॉबी को इसका पता चलता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वो मॉन्क को ऑर्डर देता है कि उन औरतों को ढूंढो और बाकियों को मार डालो। दूसरी तरफ कैंप में नए लोग आग के पास बैठकर जंगली सुअर को रोस्ट कर रहे थे और वहीं वो लड़कियां उन्हें अपने जिस्म की खूबसूरती से बहकाकर उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन उनमें से एक आदमी जिसका नाम टेलर था, उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था और ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो तुरंत पहले वाले आदमी को ली के ऊपर से हटा देता है क्योंकि वो खुद ली के साथ इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन ली को उसके साथ कुछ नहीं करना था तो वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है क्योंकि टेलर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी वहाँ बाकी लोग आ जाते हैं और टेलर से कहते हैं कि तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब वो उसे छोड़कर चुपचाप वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी ली की टांगों के बीच में ही अटका हुआ था। तभी सीन शिफ्ट होता है और ली को दिखाया जाता है जो झील में नहा रही थी। टेलर भी वहाँ खड़ा उसे देख रहा था, जिसके बाद अचानक वो झील से बाहर आती है और टेलर को एक कोने में ले जाकर लेटा देती है, जिसके बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट्स पर शहद लगाने लगती है। टेलर सोचता है कि आज तो ये उसे चाट चाट कर खुश कर देगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली ने ये शहद खुद के चाटने के लिए नहीं लगाया था, बल्कि ये शहद लगाया था मधुमक्खियों की आर्मी को बुलाने के लिए। दरअसल ली उससे अपना बदला लेना चाहती थी। वहीं जैसे ही सभी मधुमक्खियां टेलर के पास आती हैं, टेलर की हालत खराब हो जाती है और वो अपने कीमती सामान को बचाता हुआ सीधा पानी में कूद जाता है। बेचारा टेलर सुहागरात मनाने की सोच रहा था, पर उसे क्या मिला? मधुमक्खियों की बारात। फिर अगली सुबह वो सभी लोग अपनी जगह बदलने निकलते हैं। दरअसल इन लोगों को हर सुबह नई नई जगहों पर शिफ्ट होना पड़ता था। वहीं औरतें तो थक जाती हैं और सोचती हैं कि क्या हम जिंदगी भर बस भागते ही रहेंगे। तभी झील के किनारे ली को सेलिट्रा मिलती है, जो देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दरअसल इसे
ग्रे चौक के साथ मिलाया जाए तो ब्लैक पाउडर मिल जाएगा और उस ब्लैक पाउडर से बनेगा ग्रेनेट। अब ली ये आइडिया थॉमस को बताती है और उसे भी ये बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ बॉबी मॉन्क को पूरे आइलैंड की तलाशी लेने के लिए कहता है, लेकिन सुबह होते ही बागी बॉबी के आदमियों पर हमला कर देते हैं, जिस दौरान दोनों तरफ से लाशें गिरती हैं। कॉर्नल डिसाइड करता है कि वो वहीं रुककर मॉन्क से लड़ेगा ताकि बाकी के लोग वहां से भाग सकें। वहीं सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, पर एक आदमी जख्मी हो जाता है। उसे बचाने के लिए थॉमस डॉक्टर को बुलाने जाता है और उसे अपने कैंप में ले आता है, लेकिन थोड़ी देर लेट होने की वजह से डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाता। फिर अगले दिन वो सभी एक बात तो समझ जाते हैं कि अब भाग भाग कर इस आइलैंड पर जीना पॉसिबल नहीं है। बॉबी और उसकी गैंग को खत्म करना ही पड़ेगा, जिस मिशन के लिए ली अपने ग्रेनेड बनाना शुरू कर देती है और वहीं कॉर्मेन अपना पॉइजन बनाती है। उधर मरने वाले आदमी को जमीन में दफना दिया जाता है। तभी डॉक्टर भी डिसाइड करता है कि अब से वो इस नए ग्रुप के साथ रहेगा। उधर बॉबी के कैंप में एक आदमी एक छोटा सा रेडियो बना लेता है, जिसके बाद बॉबी सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करता है और सिग्नल पकड़ लेता है। वहीं ली अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रेनेड बनाने की कोशिश कर रही होती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ ही समय में ग्रेनेड भी तैयार हो जाता है, बस फ्यूज जलाओ और फेंक दो। इसी बीच बनी वाटरफॉल में चली जाती है और तभी बॉबी के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उधर बॉबी रेडियो पर सुन लेता है कि कल सुबह एक बोट सप्लाईज लेकर आएगी, इसलिए वो लोग बनी को समुद्र के किनारे एक पोल पर बांध देते हैं, जिसके बाद बॉबी खुद उसे बेल्ट से पीटने लगता है। वहीं बनी के दोस्त मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि ओपन फाइट में वो बॉबी के सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी बॉबी वो पुलिस की बोट देख लेता है और अपने साथियों के साथ चट्टानों के पीछे छुप जाता है। अब जैसे ही पुलिस बोट आइलैंड के पास आती है और ऑफिसर्स बॉबी को छुड़ाने जाते हैं, तभी बॉबी के आदमियों में से एक ऑफिसर को बोट पर ही गोली मार देता है। वो उसकी गन छीन लेता है और बीच पर खड़े दोनों ऑफिसर्स को भी मार डालता है, जिसके बाद बॉबी के लोग पुलिस के हथियार और गैस के कनस्तर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहीं बॉबी एक आदमी को बोट के पास रखवाली के लिए छोड़ देता है और बाकियों के साथ कैंप लौट आता है। उधर थॉमस भी अपने आदमियों से कहता है कि बोट के गार्ड को मार डालो, जिसके बाद सारे हथियार हमारे हो जाएंगे। तभी उसका एक आदमी गार्ड को मारकर उसकी गन ले आता है। थॉमस अनाउंस करता है कि हमारे पास बोट है, गन्स हैं और गैस के कनस्तर भी। अब इस सब का इस्तेमाल करके हम बॉबी से लड़ सकते हैं। इसी बीच बनी वापस थॉमस की गैंग में आ जाती है, लेकिन वह बहुत बुरी हालत में थी। तभी डॉक्टर उसके पास आता है और उसे शांत करता है। फिर रात में सभी आग के पास बैठकर अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगते हैं, जहां सबसे पहले डॉक्टर उन्हें बताता है कि मुझ पर एक मरे हुए पेशेंट को वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करने का इल्जाम लगा था, इसलिए मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहता जहां पर मुझे ही धोखा दिया गया हो। फिर सुबह होते ही वो ग्रुप एक नया प्लान बनाता है। वो फैसला करते हैं कि बॉबी का खेल अब खत्म ही करना होगा। उनका एक्शन प्लान रेडी था और सभी अपने अपने पॉइंट्स पर निकल जाते हैं। तभी जॉय एक बड़ा कनस्तर गैसोलीन का प्रिपेयर करती है ताकि वक्त आने पर बनी पाइप की मदद से फ्यूल को वेयर हाउस तक भेज सके, जिसके बाद बस वहां पर आग लगानी है। उधर थॉमस और उसका ग्रुप अपना आखिरी प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, जिसके बाद हर कोई अपनी अपनी जगह चला जाता है जैसा कि पहले डिसाइड किया गया था। जिसके बाद सबसे पहले वो लोग कैंप का टॉयलेट ब्लास्ट करते हैं, जिसके साथ एक आदमी भी उड़ जाता है। वहीं कैंप में अफरा तफरी मच जाती है और कोई समझ नहीं पाता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं बॉबी और मॉन्क के हाथ में जो भी हथियार लगता है वो उससे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस सब में कॉर्नेल नीचे गिर जाता है। तभी बॉबी वेयर हाउस में छुपकर फायरिंग करने लगता है, लेकिन तभी ली ग्रेनेड लेकर बंकर की तरफ भागती है। वहाँ जोर का धमाका होता है, लेकिन इसमें बॉबी बच जाता है और पीछे से गोलियां चलाकर ली को मार डालता है। उधर मॉन्क खुद भी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो घिसते हुए बॉबी के बंकर तक पहुंचता है और कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। हम देखते हैं कि मॉन्क बहुत गुस्से में था। उधर बॉबी बहुत बुलेट वेस्ट कर रहा होता है। इसी बीच जॉय बनी को सिग्नल देती है, लेकिन वहीं बनी शॉक में थी और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, इसलिए वो घायल आदमियों की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन इस दौरान वो खुद गोली खा लेती है। तभी डॉक्टर उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह पर छुपा देता है, जिसके बाद वो खुद पाइप की तरफ भागकर गैसोलीन को रिलीज करके उसमें आग लगा देता है। वहीं बॉबी को गैसोलीन की स्मेल बहुत लेट समझ आती है। तभी एक बड़ा धमाका होता है और बंकर उड़ जाता है। वहीं जलती हुई हालत में बॉबी बाहर आता है और फिर कुछ देर बाद कैंप में सिर्फ खामोशी बचती है, जिसके बाद अब लोग एक दूसरे के साथ शांति से रहना शुरू कर देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मॉन्क अभी भी जिंदा है, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से उसकी आंखें जल गई थीं। आगे कैंप में शांति आने के बाद वहां पर झोपड़ियां बनाई जाती हैं और लोग खेती बाड़ी में लग जाते हैं। उधर अंधा मॉन्क भी उनके साथ काम करता है और उनके लिए पानी उठाकर लाता है। वहीं डॉक्टर और बनी समुद्र के किनारे चले जाते हैं, पर तभी वहां पर पुलिस बोट आती है और वो लोग डॉक्टर से कहते हैं कि जल्दी से मिलफोर्ड को बुलाओ, मेनलैंड पर नए ट्रायल के लिए उसकी जरूरत है। डॉक्टर कहता है कि मिलफोर्ड मर चुका है और मैं इस आइलैंड को छोड़कर कहीं
कहीं नहीं जाऊंगा, अब से यही मेरा घर है। तभी एक नई क्रिमिनल को उस आइलैंड पर लाया जाता है। डॉक्टर हमेशा की तरह उसका स्वागत करता है और अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी बातें फिर से रिपीट हो रही हों। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।